हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राम हरी सर और हम और आप पढ़ने जा रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब इस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का एक और बड़ा ही कॉमन नाम होता है सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है। अब ये कहीं कहीं पे आपको यही सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको यही सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स के नाम से मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही बिल्कुल एक ही चीज़ है। ठीक है। तो देखिए, सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने के पहले जरा हम लोग जान लेते हैं कि ये सॉइल से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ सॉइल जान लेते हैं, यानी कि सॉइल क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, सॉइल क्या होता है ये तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन चलिए हम लोग ये जानते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जियोलॉजी में सॉइल के फॉर्मेशन को 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को 3 स्टेप में डिवाइड किया गया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक है आपका वेदरिंग, यानी कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सेकंड स्टेप है आपका ट्रांसपोर्टेशन और थर्ड स्टेप है डिपोजिशन, यानी कि जो सबसे पहला स्टेप है यानी कि वेदरिंग। इसमें क्या होता है, जो रॉक होता है बहुत सालों तक, उसका मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उस रॉक का वेदरिंग होता है, और उस वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से वो समय के साथ कमजोर होकर के टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है। और ये छोटे टुकड़े फिर आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके ट्रांसपोर्ट होते हैं, और दूसरे प्लेस पे जाके जो डिपॉजिट होते हैं वो होता है आपका थर्ड स्टेप। तो आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहला स्टेप है यह है वेदरिंग। अब ये जो वेदरिंग है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, यानी कि ठंडा के बाद गर्म, गर्म के बाद फिर वापस ठंडा होना, इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा रॉक होता है उस पर असर पड़ता है, उसमें वेदरिंग होता है। और ऐसा ऐसा बहुत साल तक होने पर, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसा वेदरिंग होने पर समय के साथ क्या होता है, रॉक कमजोर पड़ जाता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है। तो वो जो होता है इस टाइप से, जो वेदरिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। और फिजिकल वेदरिंग की वजह से जो सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है उस सॉइल को हम लोग कोर्स सॉइल बोलते हैं, यानी कि वो सॉइल जिनके पार्टिकल्स मोटे मोटे होते हैं, जैसे सॉइल हो गया, ग्रेवल हो गया, ये सब एग्जांपल हो गया फिजिकल वेदरिंग का। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा टाइप ऑफ जो वेदरिंग होता है वो होता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होता है, तो केमिकल वेदरिंग होता है आपका जब बारिश हुई, यानी कि रेन वाटर और रॉक जब आपस में कांटेक्ट में आता है तो उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो वेदरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। तो ऐसा बहुत सालों तक होने पर क्या होता है कि उस वेदरिंग के कारण रॉक कमजोर पड़ जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और इस तरह से हमारे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस से, यानी कि केमिकल कंपोजिशन से, केमिकल वेदरिंग से जब आपका रॉक का सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइप के सॉइल जो होते हैं उनको हम फाइन सॉइल बोलते हैं, यानी कि वो सॉइल जिनका की पार्टिकल्स काफी छोटा छोटा होता है, जैसे क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला स्टेप हो गया जो कि हो गया वेदरिंग। अब सेकेंड स्टेप हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। सेकंड स्टेप आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें क्या होता है कि जब एक बार सॉइल वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तब उन छोटे टुकड़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किसी भी नेचुरल मीडियम से ले जाया जाता है। जैसे कि सपोज बाढ़ आया तो पानी में बह के चला गया, या बहुत तेज आंधी आया तो आंधी में उड़ के चला गया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल मीडियम से क्या होता है, वो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल। क्लियर। अब जो आपका थर्ड स्टेप है, जो फाइनल स्टेप है, वो होता है तुम्हारा डिपोजिशन, यानी कि डिपॉजिट होना। अब देखिए, कोई भी पार्टिकल पॉइंट ए से सपोज ट्रांसपोर्ट होकर पॉइंट बी पे गया, तो वहां जाके क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है, वहां जाके वो सेटल हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्लियर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी सॉइल हो, उसका जो फॉर्मेशन का जो है वो यही 3 स्टेप में फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले उसका वेदरिंग होता है, जब वेदरिंग में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। दूसरा उसका ट्रांसपोर्टेशन अगर होता है तो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और थर्ड होता है कि एक फाइनल पोजीशन पे जाकर के वो डिपॉजिट हो जाता है और फिर वो वहीं पे रहता है।
ठीक है, तो इस तरह से आपका सॉइल का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं, अब आते हैं हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल का क्या होता है। तो क्या होता है कि जियोलॉजी में सॉइल को टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है आपका रेसिडुअल सॉइल और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि रेसिडुअल सॉइल क्या होता है। तो देखिए, रेसिडुअल सॉइल हम लोग उन सॉइल को बोलते हैं जो जिस रॉक की वजह से उनका फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिस रॉक का वेदरिंग होने की वजह से उनका फॉर्मेशन होता है, वो उसी जगह पे रहते हैं। यानी कि उनका एक बार जब वेदर्ड होकर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए रॉक, यानी कि सॉइल बन गया। अब वो ये रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होता है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। वो जो पेरेंट रॉक जो उसका होता है, वो जहां पर टूटता है वहीं पे रहता है, यानी कि वहीं पे टूटता है, वेदरिंग होता है और वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। तो इस टाइप का जो सॉइल होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन जिसका नहीं हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। अब चूंकि ये सॉइल जहां पे वेदरिंग हुआ था वहीं पे रह जाता है, इस वजह से क्या होता है, इसका जो पेरेंट रॉक होता है उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, उसका जो प्रॉपर्टीज होता है, बिल्कुल वही केमिकल कंपोजिशन आपके सॉइल का भी होता है। समझ गए? अब आपका जो सेकंड टाइप होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, जो सेकंड टाइप ऑफ सॉइल होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अभी जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है, पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है। तो जब भी आपका रॉक, एक रॉक हुआ, उसका वेदरिंग हुआ, और वेदरिंग होने के बाद अगर उस स्मॉल पार्टिकल्स का या उस सॉइल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस टाइप के सॉइल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या होता है, मान लीजिए पॉइंट ए पर से एक सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर पॉइंट बी पे पहुंचा। ठीक, तो ये तो जरूरी नहीं है कि पॉइंट बी पर जो सॉइल है वो सिर्फ पॉइंट ए से ही आया हो सकता है उसी तरह से पॉइंट सी से भी कुछ सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर आया हो, कुछ पॉइंट डी से भी सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर आया हो। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से कुछ कुछ सॉइल आपस में आके एक जगह पे वहां पे डिपॉजिट होके सेटल होके एक नए सॉइल का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो किसी एक रॉक से नहीं मिलता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी होता है, ये अलग अलग तरह के रॉक से बना होता है ये सॉइल। इसीलिए इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो भी अलग अलग रॉक से मिलता जुलता है, किसी एक रॉक से या किसी एक मिनरल से ये मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इस टाइप के सॉइल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सॉइल। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होता है, इसको इसको भी 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे? तो इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम क्या था और ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये डिपॉजिट कहां पे हुआ है। इस दो बेसिस पे इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला उसमें आता है आपका कॉल्यूवियल सॉइल। कॉल्यूवियल सॉइल में क्या होता है, जो मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो होता है ग्रेविटी। अब देखिए, ग्रेविटी प्लेन लैंड पर तो होगा नहीं, कहां पे होगा, जब भी स्लांटेड आपका रहेगा सॉइल, यानी कि जैसे हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में क्या होता है, जमीन इस तरह से रहता है, एक स्लांट पे रहता है, स्लोप पे रहता है। तो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से हमेशा ऊपर के सॉइल को नीचे की तरफ खींचता है ग्रेविटी। ठीक, तो उसी में क्या होता है, कुछ सॉइल सही में भी मूव कर जाता है नीचे की तरफ। तो इस तरफ से जो सॉइल ऊपर से नीचे की तरफ मूव करके वहां पर जो सॉइल का एक नया लेयर बनाता है, उस सॉइल लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉलुवियल सॉइल। क्लियर है? इसी तरह से जो आपका सेकंड टाइप है वो है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल क्या होता है, तो देखिए, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है ये होता है आपका वाटर, या फिर आप कह सकते हो रिवर वाटर, यानी कि रिवर वाटर के थ्रू ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाकर के ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये डिपॉजिट कहाँ होता है, तो ये डिपॉजिट होता है नदी के आसपास के इलाकों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अलुवियल सॉइल हम लोग किस सॉइल को बोलेंगे, जब भी आपका मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटर या रिवर वाटर हो और आपका कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, नदी के आसपास के इलाकों में डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उस सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, अलुवियल सॉइल बोलेंगे। और ये सॉइल सबसे अच्छा सॉइल माना जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। क्लियर है? अब देखिए, जो थर्ड टाइप है वो है ग्लेशियल सॉइल। अब ग्लेशियल, ये किससे ये नाम मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जैसे देखोगे बहुत सारे जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे एकदम विंटर के टाइम पे पूरा बर्फ जम जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हल्का गर्मी आता है, ठीक है, तो क्या होता है, बर्फ पिघलना शुरू होता है। तो उसके पिघलने के समय क्या होता है, वहाँ के कुछ सॉइल को भी अपने साथ वो लेके वहाँ से निकल लेता है।
तो इस तरह से जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है आइस के थ्रू, उस सॉइल को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल्स। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है आपका एओलियन सॉइल। ये क्या होता है? तो जब भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब भी सॉइल का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है विंड यानी कि हवा, यानी कि जब हवा के माध्यम से, विंड के माध्यम से जब सॉइल एक पॉइंट से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस टाइप के सॉइल को हम लोग बोलते हैं एओलियन सॉइल्स। ठीक है? अब आपका नेक्स्ट है लैकस्टरीन सॉइल। लैकस्टरीन सॉइल क्या होता है? तो इस लैकस्टरीन सॉइल हम लोग उस सॉइल को बोलते हैं जो जिसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है आपका वाटर, यानी कि ये भी वाटर से ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इसका जो पॉइंट ऑफ डिपोजिशन होता है वो होता है स्टैंडिंग वाटर बॉडी। स्टैंडिंग वाटर बॉडी मतलब उस वाटर बॉडी को बोलते हैं जिसके पानी में मूवमेंट नहीं होता है, जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड हो गया। इसका मतलब हम क्या समझे कि जब भी सॉइल पार्टिकल वाटर के माध्यम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट होगा और कहां जाके डिपॉजिट होगा, जाके डिपॉजिट होगा किसी स्टैंडिंग स्टिल वाटर बॉडी में, यानी कि लेक में, पॉन्ड में, तब उस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे लैकस्टरीन सॉइल्स। ठीक है? अब इसी तरह से देखिए जो नेक्स्ट है वो है मरीन सॉइल्स। मरीन सॉइल्स क्या होता है? तो देखिए इसमें भी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सॉइल किस मोड से ट्रांसपोर्ट होता है? तो वाटर से ही होता है, यानी कि वाटर के हेल्प से ही वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है? लेकिन कहां पे डिपॉजिट होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जाके डिपॉजिट होता है सी में, यानी कि समुंदर में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका जो सॉइल है वो वाटर के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन जाके डिपॉजिट कहां होगा? समुंदर में होगा, सी में होगा। तो उस टाइप के सॉइल को हम लोग बोलते हैं मरीन सॉइल। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि सॉइल का बेसिक, यानी कि सॉइल क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस किस टाइप का सॉइल होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी इससे ज़्यादा हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, यानी कि हमें जो पढ़ना है इस सेमेस्टर में, उसमें आपको सॉइल के बारे में नहीं बल्कि सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। तो अब सवाल है कि सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। तो देखिए जब भी हम लोग सॉइल को एक इंजीनियर की नज़रिए से देखते हैं, एक इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, तब उस स्टडी को हम लोग सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है? तो आखिर सवाल यह है कि आखिर इस सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इसका बेसिक रीज़न अगर आपको मैं एक लाइन में बताऊँ तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, चाहे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हो, चाहे बहुत छोटा स्ट्रक्चर बनाते हो, कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाते हो, तो अल्टीमेटली उसका जितना भी वेट होता है, जितना भी लोड होता है, वो किस पे लगता है? वो उस स्ट्रक्चर के नीचे की जमीन पे लगता है, यानी कि सॉइल पे लगता है। तो मान लो कि आपका सॉइल कमजोर है, आपके सॉइल में क्षमता नहीं है कि वो उतना लोड उठा पाए, तो क्या वो स्ट्रक्चर सेफ रहेगा? नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। आप स्ट्रक्चर कितना भी मजबूत बना लो, अगर उसको जिस सॉइल पे उसको बनाया गया है, अगर उस सॉइल में स्ट्रेंथ नहीं है, उस सॉइल में काबिलियत नहीं है उस लोड को उठाने की, तो आपका स्ट्रक्चर जिंदगी में कभी सेफ नहीं रहेगा। वो किसी भी वक्त वो स्ट्रक्चर फेल कर सकता है। तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि जहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो सही जगह पे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? इस चीज़ का पता हमें सॉइल मैकेनिक्स से लगता है, यानी कि सॉइल का मैकेनिकल यानी कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने पे पता चलता है। समझ गए? तो ये हुआ आपका, एक लाइन में अगर बोलना हो कि इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, तो यही रीज़न है। अब मैं आपको इसको और भी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप अपने आसपास कोई भी स्ट्रक्चर देखिए आज के डेट में, डैम हो गया, ब्रिज हो गया, फ्लाईओवर हो गया, बड़ा बड़ा मॉल्स हो गया, सारा क्या सारा काफ़ी बड़ा और काफ़ी हेवी स्ट्रक्चर है। तो जितना ज़्यादा हेवी स्ट्रक्चर है, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसका सेफ होना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा पैसा लगा होता है, उसमें उतना ज़्यादा जान का खतरा होता है अगर वो फेल हो जाता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर के लिए जो सबसे पहला चीज होता है वो होता है सॉइल का इन्वेस्टिगेशन, कि जहां पे हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई ये सॉइल पे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करने लायक है कि नहीं है। भाई पहले ये हम लोग पता करते हैं। समझ गए ना? अब देखो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। मान के चलो आप डैम का एग्जांपल ले लो। डैम तो आप सभी लोग जानते हो क्या होता है। डैम क्या करता है? हम लोग नदी के बीच में एक डैम बनाते हैं ताकि हम लोग पानी को एक तरफ रोक के रख सकें। क्यों रोक के रखते हैं? ताकि बाद में जब हम लोग को पानी का जरूरत पड़े तो हम लोग वहां से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ले सकें। यही पर्पस होता है डैम का। तो बेसिक पर्पस हुआ डैम का, पानी को रोक के रखना। अब देखो, मान के चलो किसी इंजीनियर को डैम बनाने की जिम्मेदारी दी गई, ठीक है, उसने डैम बना भी दिया, लेकिन डैम बनाने के पहले उसने सॉइल का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया ठीक से, या तो किया ही नहीं या ठीक से नहीं किया। ठीक, अब देखो दो चीजें हो सकती हैं।
अब ये जो डैम है, सॉइल पे किसका किसका वेट आएगा, उस डैम का वेट आएगा, और उस डैम ने जो एकदम अच्छे खासे लेवल का पानी रोक के रखा होगा उसका वेट आएगा। अब ये दोनों ही वेट काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है। अब मान लीजिए जिस सॉइल पे उस इंजीनियर ने इस डैम को बनाया है उसमें इतना स्ट्रेंथ ही नहीं हो कि इतना लोड सह सके, तो क्या वो डैम रहेगा? सेफ नहीं रहेगा, वो किसी भी वक्त गिर सकता है, किसी भी वक्त फेल हो सकता है। एक तो पहला खतरा यहाँ हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए किस्मत अच्छा रहा, उसका सॉइल में इतना स्ट्रेंथ रहता होगा कि वो लोड को उठा लेगा, तो चलिए मान के चलिए आपका डैम फेल नहीं होगा, आपका स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ खतरा खत्म नहीं होता है। मान के चलिए कि उस सॉइल का परमिएबिलिटी बहुत हाई हो। परमिएबिलिटी मतलब समझते हैं? परमिएबिलिटी मतलब होता है, जैसे परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल का बात अगर करें तो परमिएबिलिटी मतलब होता है कि एक मीडियम से पानी कितनी आसानी से गुजर पा रहा है, इसको हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, पानी कितना आसानी से उस मीडियम से पास कर पा रहा है, इसको हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो क्या हुआ, अगर किसी सॉइल का परमिएबिलिटी ज़्यादा है मतलब क्या हुआ, पानी काफ़ी आसानी से उससे पार कर जाता है। और किसी भी सॉइल का परमिएबिलिटी कम हुआ मतलब क्या हुआ कि सॉइल पानी काफ़ी दिक्कत से उसमें से पार करता है। क्लियर? अब देखो मान के चलो हम डैम बना दिया हमने, उसमें पानी रिटेन कर दिया। ठीक है, अब वो जो सॉइल है उसका टेस्ट तो किया नहीं था, तो अब लेकिन उस सॉइल का परमेबिलिटी काफ़ी हाई था, मतलब पानी उसमें से काफ़ी आसानी से जा सकता है। तो क्या होगा, डैम बनाए, पानी है, लेकिन पानी क्या होगा, सॉइल के हाई परमेबिलिटी की वजह से वो पानी नीचे से निकल जाएगा, कहीं और पार करके चला जाएगा। तो क्या उस डैम में कभी पानी रोक के रख पाएगा? वो डैम नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसका सॉइल इतना ज़्यादा परमिएबल है कि पानी वहां से पास करके कहीं निकल जाएगा। तो क्या आपका स्ट्रक्चर बनाना सफल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जो आपका मेन पर्पस था पानी रोक के रखना, वही आप नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब आपका पैसा भी गया, आपका मेहनत भी गया, कोई काम नहीं आया। तो इस वजह से ये सारी चीजें न हो, ये सारी चीजें न हो, इसको इंश्योर करता है सॉइल का डिटेल्ड स्टडी। तो इस ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया है स्ट्रेंथ का, परमेबिलिटी का। इस तरह से सॉइल का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग पहले सॉइल के हर एक प्रॉपर्टी को पहले एग्जामिन करते हैं। ठीक है, और सॉइल के प्रॉपर्टी को और हमारा जो स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग मैच करते हैं। अगर दोनों मैच करता है तभी हम लोग वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैच सॉइल का प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर का जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो अगर मैच नहीं करता है तो हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब आप श्योरली कह पाओगे? ये सिर्फ तभी कर पाओगे जब आपके पास सॉइल का नॉलेज होगा, सॉइल मैकेनिक्स यानी कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का नॉलेज होगा। समझ गए? तो यही वजह है कि हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अब अगर आप एज ए स्टूडेंट अगर सोचिएगा तो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हम लोग मार्क्स के बारे में सोचते हैं कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने पे कितना मार्क्स आएगा। तो अगर आप मार्क्स के हिसाब से भी सोचोगे ना, तो इस सब्जेक्ट का जितना वेटेज रहता है उतना किसी सब्जेक्ट का नहीं रहता है। चाहे आप गेट का एग्जाम ले लो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, जितना सबसे ज़्यादा वेटेज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का ही होता है किसी भी एग्जाम में। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके प्रोफेशनल कैरियर जब आप बाद में कोई काम करोगे सिविल से रिलेटेड, वहाँ पे आप किसी भी नज़रिए से देखोगे ना तो इस सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद ही कोई सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें इस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर में। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है ओवरव्यू ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, बेसिक बातें पढ़ेंगे कि सॉइल क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, सॉइल को पढ़ना क्यों जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल का क्या एप्लीकेशन है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए, जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जितना भी होता है, जैसे वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिक्विड लिमिट, इस तरह की बहुत सारी सॉइल के प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि उसको हम लोग रियल लाइफ में लेबोरेटरी में कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो वजह से है। एक तो इसका वेटेज आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, 20 नंबर का आपका आएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वजह इसका ये है कि इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका हर एक चैप्टर में यूज होगा। सॉइल का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज न होता हो, इसलिए इस चैप्टर को कभी भी नहीं छोड़िएगा।
स्किप मत कीजिएगा, इसको बड़े ही ध्यान से इसके हर एक चीज को पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 में आपका परमेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड सीपेज एनालिसिस है। परमेबिलिटी के बारे में जस्ट मैं अभी आपको बता रहा था कुछ देर पहले। तो इस चैप्टर में हम लोग परमेबिलिटी और सीपेज के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें जो जो लॉ होता है, जैसे डार्सी लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, इस तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर हम लोग सीपेज में आएंगे और सीपेज में पढ़ेंगे कि सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, सीपेज प्रेशर क्या होता है, फ्लोनेट क्या होता है, इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो चैप्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आमतौर तो इस अब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में हम लोग जो दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके सिलेबस में, वो है मोर कुलम थ्योरी, और दूसरा है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर, लैबोरेटरी डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ये दोनों वो चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में भी अक्सर पूछी जाती हैं, जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अनुसार, वो यही दोनों है इस चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होता है, पहले हम लोग उसका बेसिक्स जानेंगे, और फिर उसका लेबोरेटरी मेथड जानेंगे कि लेबोरेटरी में हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल में देखिए क्या होता है। बियरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है, तो सॉइल कितना लोड उठा सकता है, कितना लोड बियर कर सकता है, इसी को बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो पहले हम लोग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का सारा बेसिक डिफिनेशंस पढ़ेंगे। फिर हम लोग तेजागी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था इसके बारे में, क्या अपना एनालिसिस दिया था, क्या एजम्पशंस दिए थे, क्या फॉर्मूलाज दिए थे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इस तरह से जब हम लोग बियरिंग कैपेसिटी का सारा बेसिक आइडिया हमें हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका फील्ड यानी कि फील्ड में हम लोग इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सॉइल सैंपल हम लोग को दे दिया जाए तो उसका बियरिंग कैपेसिटी का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं प्रैक्टिकल में, उसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका लास्ट में देखिए यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ अर्थ प्रेशर आपको पढ़ना है, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। तो अर्थ प्रेशर देखिए बेसिकली क्या होता है कि सॉइल की वजह से स्ट्रक्चर पे कितना प्रेशर आ रहा है, इसको अर्थ प्रेशर बोलते हैं। अब ये जो अर्थ प्रेशर होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक होता है पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो उस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसको बस हम लोग बेसिक्स जानेंगे। उसके बाद है आपका कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल एंड स्टेबिलाईजेशन। तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल क्या होता है पहले मैं आपको जरा शॉर्ट में बता देता हूं। तो देखिए सॉइल जो होता है उसमें कुछ वॉइड्स होते हैं, ठीक है, कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। उस एम्प्टी स्पेस में या तो वाटर होता है या एयर होता है या दोनों थोड़ा थोड़ा होता है। तो इसमें से, इस वॉइड्स में से, एम्प्टी स्पेस में से एयर को निकालने का जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कॉम्पैक्शन क्या होता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, और क्या क्या फैक्टर्स होता है जो कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन को हम लोग दोनों तरफ से निकालना सीखेंगे। एक कि अगर हम लोग को लेबोरेटरी में यानी कि अपने लैब में अगर किसी सॉइल का निकालना है कॉम्पैक्शन, तो वो कैसे करेंगे वो भी पढ़ेंगे, जिसका दो मेथड आप सिलेबस में देख सकते होंगे, एक है आपका मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट और एक है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। और फिर हम लोग ये भी सीखेंगे कि एक्चुअल साइट पे कॉम्पैक्शन किस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे रोलिंग, रैमिंग, वाइब्रेशन, यानी कि रोलर का इस्तेमाल करके, रैमर का इस्तेमाल करके और वाइब्रेटर का इस्तेमाल करके एक्चुअल फील्ड में हम लोग किस तरह से कॉम्पैक्शन करते हैं ये भी जानेंगे। और जब ये सब पढ़ लेंगे फिर हम लोग स्टेबिलाईजेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सॉइल स्टेबिलाईजेशन क्या होता है, मान के चलिए कोई सॉइल का जो हम लोग टेस्ट किए तो उसका स्ट्रेंथ इनफ नहीं था, थोड़ा सा सॉइल थोड़ा सा कमजोर निकल गया अपना, तो उसको मरम्मत करके, उसका इलाज करके जब हम लोग उस सॉइल का स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं ना, उसके प्रॉपर्टी को इनहेंस करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉइल स्टेबिलाईजेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको करने का कुछ कुछ मेथड होता है, जैसे सॉइल में थोड़ा सीमेंट मिला दिए, सॉइल में थोड़ा लाइम मिला दिए, या सॉइल में थोड़ा बिटुमेन मिला दिए। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होता है जिसका इस्तेमाल करके एक कमजोर सॉइल को हम लोग मजबूत, यानी कि उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मजबूत बनाते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं सॉइल स्टेबिलाईजेशन। तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए उसके बाद है आपका साइट इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर 7, साइट इन्वेस्टिगेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी स्ट्रक्चर का जब आप काम शुरू करने वाले हो तो उसके पहले सबसे पहले साइट पे जाके साइट का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सॉइल का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज का टेस्टिंग किया जाता है कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, उसका वाइड रेशियो कितना है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइट इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
फिर लास्ट चैप्टर है आपका लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन के बारे में हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे। तो लिक्विफैक्शन बेसिकली देखिए क्या होता है कि जब भी सॉइल अपना स्ट्रेंथ अचानक से लूज कर देता है और अपना स्टिफनेस लूज कर देता है और एक लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है, तब हम लोग उस सॉइल को बोलते हैं कि उसमें लिक्विफैक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये तो बस एक बेसिक एक लाइन का डिफिनेशन हो गया। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये कब होता है, कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका बेसिक सिलेबस है जो हम लोग ये 8 चैप्टर का जो हम लोग कवर करेंगे। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ फेमस फेमस नाम है बुक्स के जिनका हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। पर अगर मुझसे पूछो तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा बीसी पुन्मिया। बीसी पुन्मिया बुक मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं और ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि मेरी बात पे मत जाइए, आपको जो पसंद हो, आपको जो लैंग्वेज सही लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आ गया हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फिर इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे पहला चैप्टर का लेक्चर शुरू करते हुए। तब तक के लिए बाय। स्टॉप कर दीजिए।